कूलाम के नियम, यूनिट चार्ज किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन देखे थे। और प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को मैं बोला भी था कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे बोला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म लॉ ऑफ कूलम इन वेक्टर फॉर्म, इसमें थोड़ा समझेंगे, है ना, कैसे होता है। आप प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इकाई सदिश है उसको आई कैप मानते हैं, वाई डायरेक्शन में इकाई सदिश को जे कैप, और जेड डायरेक्शन का के कैप, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग माइनस आई मानते हैं, इसको माइनस जे, और फिर उसके इनसाइड को हम लोग माइनस के मानते हैं। तो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ से ये ओ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, लेट अस से ओ ए इज इक्वल टू मैं 3 cm मान लेता हूँ। तो यहाँ पर ओ ए को मेरे को एक वेक्टर टर्म बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3i से, मतलब आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में वो 3 है उस डायरेक्शन का क्या है, 3i से, मतलब उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका वेक्टर बन जाएगा। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी 3i का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस तरह से। और जान तो रहे हैं इसका अंडर रूट, और इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3। तो बेसिक टर्म क्या है, अगर आपको लेंथ पता हो और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता हो तो आप वेक्टर बनाना बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर लेंथ वाला बात किया, और यहाँ लेंथ क्या है बोलने से, जस्ट लाइक मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर बनाने के हमारे कितने कंडीशन हो गए, देयर आर 2 कंडीशन। फर्स्ट वी नो मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन। ओके, तो हमको अगर मैग्नीट्यूड अगर पता है और उसका डायरेक्शन पता है तो हम क्या बना सकते हैं, एक वेक्टर बना सकते हैं हम। तो चलिए आज इसी टर्म को हम किस तरह से समझेंगे उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है। दिस चार्ज इज Q1 and this charge is Q2, और their distance between Q1 and Q2 is R, this, ऐसा। तो मैं यहाँ पर 2 कमांड देता हूँ। फर्स्ट, इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब जो है हवा या निर्वात है। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड जो कंडीशन है, यहां पर Q1 एंड Q2 आर सेम चार्ज, यानी Q1 और Q2 सेम चार्ज का मतलब क्या है, इसको कुछ मैथ्स में ऐसा समझ जाते हैं। थर्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 से ग्रेटर ही होगा, है ना। अच्छा, अगर ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और ये कंडीशन अप्लाई तभी होगा जब Q1 और Q2 क्या हो गया, सेम चार्ज होगा। चलो अब आगे क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको पहले से बोल दिया हूँ कि Q1 और Q2 क्या चार्ज है, सेम चार्ज है। ये प्लस है तो वो भी क्या है, प्लस है, Q1 और Q2।
और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो r मान लीजिए। देखिए और तरीका देखिए, इसको हम लोग R12 भी ले सकते हैं, मान सकते हैं। ये देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, R12। अदरवाइज आप R21 भी ले सकते हैं। एक और डिस्टेंस आप एज्यूम कर सकते हैं R21, इस तरह से। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि R21 इज इक्वल टू R12 इज इक्वल टू R, और ये क्या है बोलने से, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। दोनों चार्ज मध्य दूरी। ठीक है, अब आगे समझिए। मैं कुछ इस डायग्राम को कुछ इस तरह से फिर से यहाँ बना रहा हूँ, एज इट इज डायग्राम है, सेम है ना। ये इस तरह से Q1 एंड Q2, चलिए दोनों सेम चार्ज है बोल रहा है। तो अगर ये Q1 इस Q2 पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। रिपल्सन यानी इसको दूर हटाएगा, तो दूर हटाएगा नहीं, इधर फोर्स लगेगा। ध्यान से समझते रहेंगे, है ना। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, किस पर फोर्स लगा, सेकेंड चार्ज पर, इसलिए F सेकेंड चार्ज पर फोर्स लगा। कौन लगाया, फर्स्ट, इसलिए ऐसा लिखेंगे। F21 का मीनिंग है सेकेंड पर फोर्स बाय फर्स्ट। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ये Q2 भी इसको रिपल्सन करेगा क्योंकि सेम चार्ज है। तो यहाँ पर कौन से चार्ज पर फोर्स लगा, फर्स्ट पर। कौन, किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा। हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि F21 क्या है बोलने से, सेकंड चार्ज पर फोर्स बाय फर्स्ट चार्ज, यानी दूसरे चार्ज पर, दूसरे, या फिर ऐसा लिखते हैं हम, Q2 पर फोर्स Q1 के द्वारा, ऐसा। और F12 अगर बोला जाए तो Q1 पर फोर्स Q2 के द्वारा, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अब ना हम जो है क्या करते हैं, हम इस डायरेक्शन का, मतलब इस दिशा का हम एक यूनिट वेक्टर कुछ मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे आपको डिसाइड करना है। तो सुनिए, अगर वो एक्स डायरेक्शन होता तो आई कैप ले लेते हो, जे कैप, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स डायरेक्शन हो, क्या पता चार्ज यहाँ हो यहाँ हो, ऐसे। अगर आई जे के कैप में भी अगर समझना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग इसको ना ऐसा मान लेते हैं कि इधर के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको आर, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2, इसलिए 1 2 कैप। इस डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 1 2 कैप। चलिए तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा बोलने से R21 कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब हम लोग Q2 से Q1 क्यों जा रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमको ना इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमको पता चल गया। अगर यूनिट वेक्टर पता चल गया और मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड यूनिट इनटू यूनिट वेक्टर वेक्टर बन जाएगा वो। तो यहां से आगे देखिए कैसे इसको समझेंगे फिर से। तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, देखेंगे है ना। अब क्या है,
2 1, मैं इसको वेक्टर बना लिया। तो इसमें हमको क्या चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कैप चाहिए। अगर ये वेक्टर लिख दिया हूँ तो 2 1 इधर है और 2 1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या माना हूँ मैं, R कैप 1 2। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म है ना। ये क्लियर है। तो यहाँ पर और ध्यान से समझेंगे, देखिए कई सारे रेफरेंस बुक में इसको जो 1 2 माना हो उसको 2 1 कर देता है। कई सारे रेफरेंस में ऐसा भी नहीं करता है, इसको ए कैप मान लेता है, इधर के डायरेक्शन को -a कैप मान लेता है, और होता भी है ऐसा। तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि किसी बुक में आप यहाँ 2 1 लिखे हो और उस बुक में 1 2 आया है तो ये रॉन्ग है या कैसे है, ये आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ओके, नो प्रॉब्लम। आगे आप मुझे ये बताइए एप 1 2 क्या हो जाएगा, यानी 1 Q1 पर फोर्स Q2 के द्वारा, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो वही कूलॉम के लॉ से हम लोग निकालेंगे। और कूलॉम का लॉ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखेंगे है ना, तो वेक्टर क्या होता है ना। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये क्या होता है वेक्टर के टर्म में, एफ मैग्नीट्यूड इनटू बोल देना चाहिए इधर के डायरेक्शन का क्या है 2 1, तो R 2 1 कैप मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इस वेक्टर। ओके, तो एफ 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ये है, तो 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये सॉरी, और यहाँ पर क्या आएगा R 2 1 कैप, ये कैप। अगर आप, तो ये तो हो गया है ना, जो कूलॉम लॉ है ना, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ये वेक्टर टर्म में हो गया। लेकिन अगर आप इसको और ये सब काम नहीं करना चाहते, 1 2 2 1 नहीं करना चाहते, तो सिंपल ट्रिक, सिंपल देखिए आप क्या करेंगे, चुपचाप क्या करेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, इधर के डायरेक्शन को R कैप मान दीजिए, यूनिट वेक्टर, खत्म कहानी। ओके, तो इस पर फोर्स क्या लगा, F 2 1 लगा है ना, क्योंकि सेकंड पर लग रहा है फर्स्ट के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा F 2 1 वेक्टर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कूलॉम के नियम से बता देगा वो। तो कूलॉम का नियम क्या है, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इनके बीच की दूरी को हमने क्या माना R, तो यहाँ R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन का क्या है ऐसा। ये भी हो गया सिंपल तरीका ये। अदरवाइज आप क्या करना चाहेंगे, F 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये इधर का हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज 1 2। तो इधर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप जान रहे हैं कि अगर इधर का R कैप है तो इधर का क्या होगा -R कैप, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दीजिए और यहाँ पर R कैप लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गया। ये यहाँ पर वेक्टर का सिंबल लगा दीजिए। तो ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं तो आपको जो समझ में आए आप वो काम कीजिए, है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ये तो वेक्टर के टर्म्स में हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए कि अच्छा सुनिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए कैप एंड ए होता है। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपान ए होता है। ये एक बात याद रखेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका मीनिंग क्या है, आप थोड़ा समझिए कि मान जाए
मैं बोला था यहां से ये ए है और ये जा रहा है बॉम्बे तक, तो ये बी है। तो यहां से लेके ए बी कोई एक वेक्टर होगा और इस ए बी का कोई क्या होगा, एक रिजल्ट होगा। तो मैं ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई अगर ए बी कर दूंगा तो मुझे इसका यूनिट, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या मान लेंगे, चलिए सिंपल सा क्या मान लेते हैं, ए ही मान लेते हैं, ऐसा। अच्छा, अगर आप यहां तक जाते हैं, ए सी वैक्टर यहां से यहां तक ए सी हो गया और यहां से यहां का क्या होगा, मैग्नीट्यूड अपान क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, तो अभी ये देगा ए कैप देगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इधर का यूनिट वेक्टर क्या है बोलने से क्या है, R12। तो हम एक काम करते हैं, इधर का जो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर r कैप 12 है, तो हम इसको वेक्टर टर्म में कैसा लिख सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। इन दोनों बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना है, r, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, R12 वेक्टर ले लेता हूं डिवाइडेड बाई r। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर माना हूं मैं, वो R12 वेक्टर और डिवाइडेड बाई r, ये भी एक निकल गया। कुछ बात समझ में आ रहा है, ये फार्मूला। चलिए एक बार और, R21 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर r वेक्टर लिखिए और यहां 21 कीजिए और डिस्टेंसेस वो, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। ऐसा ही फार्मूला है ना। तो ये दो फार्मूला और थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर, अब यहाँ वीडियो लेक्चर का एक नुकसान भी है कि अगर यहाँ बच्चे अगर बैठे रहते तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अगर बोलने से, फिर मैथ्स का लेक्चर भी छोड़ते बनता। फिर भी अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कुछ मोबाइल से कांटेक्ट कीजिए मेरे को, और क्या, बट कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। ओके, तो ये दो फार्मूला भी आपको एक तो याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये तो कूलाम नियम का जो है वेक्टर फॉर्म हो गया। अब जो है हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, स्थिति सदिश के रूप में कूलाम लॉ को लिखना है, ऐसा। तो स्थिति सदिश के टर्म में कूलाम लॉ को हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल। इधर देखिए, ये हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, इधर को x एक्सिस इधर को y एक्सिस ऐसे एज्यूम कर लीजिए, और यहां पर कहीं जो है कोई एक चार्ज है, Q1 चार्ज है, और यहां पर कहीं एक क्या है, Q2 चार्ज है, ऐसा। तो ये है ओरिजिन। आप बोलोगे स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या है बोलने से, ये एक मैथ्स का एक ब्रांच है और यहाँ फिजिक्स में भी इसको समझा जा सकता है। फिजिक्स में तो वैसे भी 11th में पढ़े हैं, है ना। जैसे यहाँ से मैं कुछ, ये वाला अगर पॉइंट है और ये वाला, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये O है और ये A है और ये क्या है, B है, ऐसा, ठीक है। तो जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो OA एक पोजीशन वेक्टर है, OB एक पोजीशन वेक्टर है, समझ आ गया। और AB एक क्या है बोलने से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको विस्थापन सदिश बोलते हैं। तो हमको अगर यहां पर ध्यान दिया जाए, ये वाला जो हमने लिखा है ये, है ना, तो इसमें कोई सा भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट है कि कैसे है। तो कुछ टर्म्स जो है यहां पर हमको पढ़ना है। तो मैं एक एग्जांपल यहां पर ये देता हूं, लेट अस से यहां O, चलिए इसको A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं। तो OA जो वेक्टर है उसको हम लोग R1 वेक्टर मान लेते हैं, एंड OB वेक्टर को हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 वेक्टर मान लेते हैं, ये ओके। दिस इज R1, दिस इज R2।
और यहां इनका जो डिस्टेंस है आप क्या मानना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं तो वहाँ पिछले लेक्चर में ये बता दिया हूँ कि इसके जैसे मैं डिस्टेंस जो है ये r भी हो सकता है और इसको r12 ले लेते हैं, इसको r21 भी ले लेते हैं, ऐसा करके सुविधा हो जाएगा। देखिए अब r21 को मैं एक और कैसे लिखूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा इसका कोई एक डायरेक्शन हम लोग ऐसे मान लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इधर का अगर यूनिट वेक्टर अगर हमको पता चल गया है ना, तो फिर तो मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर करेंगे तो बन जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे। इन ट्राइंगल OAB, त्रिभुज OBC में आप जान रहे हो R1 वेक्टर प्लस इधर को अगर मैं AB माना हूं तो इधर के सदिश को मैं AB सदिश ले लेता हूं। चलिए हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा R2 सदिश। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। या पिछले लेक्चर में आप पिछले प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं इसको। ओके इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिए, ये AB है, इस AB को हम लोग मैं कैसे कैसे वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं। देखिए AB वेक्टर को हम लोग R वेक्टर भी लिख सकते हैं, R वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं R12। ये नोटेशन है यार, नोटेशन है ना, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, सब एक ही नोटेशन है बट मीनिंग वही है। ओके तो क्या इसको हम लोग R वेक्टर से रिप्रेजेंट करें हम, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखिए तो कुछ समझ आ रहा है क्या। अच्छा अब इधर के डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर क्या मान लेता हूं, चलिए R कैप ही मान लेता हूं मैं। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, आपको यही बताया हूं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैं A से लेके B तक के वेक्टर को लेता हूं और A से लेके B तक का वेक्टर क्या है R वेक्टर है, दैट्स वाई R वेक्टर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी, दैट्स वाई R। अब यहां से क्या हो जाएगा R वेक्टर क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है R। ये देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आया। आप यहां से क्या जान रहे थे R वेक्टर जान रहे थे, R कैप जान रहे थे, लेकिन मैं R कैप को मैं किस टर्म में लिख दिया R2 माइनस R1। और R2 और R1 वेक्टर क्या है बोलने से वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है R2 R1, यानी R2 और R1 क्या हो गया, क्या वेक्टर हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अगर मैं इस R कैप के प्लेस पर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, खत्म। तो यहां से देखिए फोर्स 2-1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ R स्क्वायर है, देखेंगे है ना, यहाँ R स्क्वायर हो गया इनटू व्हाट इज दिस R वेक्टर। यहाँ R वेक्टर क्या है ये देखिए R2 माइनस R1 एंड डिवाइडेड बाय R। तो R और ये क्या हो जाएगा R क्यूब, ये R क्यूब हो गया। कुछ जानकारियां मिटा देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा है ना, इसको और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ क्या आया है R2 माइनस R1 वेक्टर आया है, ऐसा ब्रैकेट क्लोज। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज R। क्या हम इसको R में कन्वर्ट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ये देखिए, ये सब ना मैथ्स का, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। और आर वेक्टर इज इक्वल, ये आर वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ R है, और R का वैल्यू क्या डिसाइड हो गया है, देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कैसे भी लिखना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा यार, है ना। तो ये हमारा जो कूलम्ब का लॉ है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, अब सुनो, अब ये जो 4Z21 है उसका डायरेक्शन किधर है बोलने से बेटा लोग, इसका डायरेक्शन इधर है, ये देखिए, ये F21, यानी इधर को हम लोग इस फार्मूला में लिखाएंगे। अब देखिए इस डायरेक्शन का जो, सॉरी ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाया है, बट नो प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए यार, आशा। ओके, तो ये जो हमारा 1-2 हो जाएगा, ये तो हमारा 1-2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2। तो सुनिए, 1-2 में एक माइनस लगा है ना, तो अगर यहाँ माइनस अगर मैं लगा दूँ, अब बाकी वो सेम टू सेम दिख देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ Q1 Q2, और ये क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये क्यूब है, और यहाँ पर इस माइनस को अगर सॉल्व कर दूंगा तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा, ऐसा। ये तो ये जो फार्मूला है ये है कूलम्ब लॉ का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हमको आना चाहिए इसका मीनिंग क्या है और क्या नहीं है, बाकी बहुत ईजी है। अभी तक तो एग्जाम में वैसे खास पूछा नहीं है, बट न्यूमेरिकल में अगर स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो ज़रूरत पड़ता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। ओके, इसके बाद हम लोग तो ये सीखें कि दो चार्ज अगर है यहाँ पर, यहाँ Q1 है और ये क्या है Q2 है, तो दो चार्ज के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल का मतलब ये है, अच्छा मैं एक फार्मूला बताना भूल गया, वो वेक्टर में बताना था, एक मिस हो गया, बट हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो देखिए F12 वेक्टर था, F12 वेक्टर का फार्मूला क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और फिर ब्रैकेट में क्या था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अगर मैं इसको R2 और इसको R1 कर दूंगा तो ये माइनस लगना था यहाँ पर, और यहाँ पर F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और माप और यहाँ एक क्यूब होगा, यहाँ पर भी क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो सुनिए ना, ये सब के वैल्यू इतना जो है इस इतना के इक्वल के बराबर तो है ही है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। मतलब ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स महसूस कर रहा होगा तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स महसूस कर रहा है, यानी दोनों चार्ज एक समान फोर्स महसूस करते हैं, इक्वल फोर्स महसूस करते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट, यहाँ से होता है। तो खैर ये तो एक नॉर्मल बात है ये, लेकिन अगर आपके सामने में ऐसा सिचुएशन आए कि यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, ये Q1 है, Q2 है, और ये क्या है Q3 है, मैं 3 चार्ज बोला, तो ये नेट फोर्स कितना होगा।
तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, मान लीजिए सबका सेम चार्ज है, तो रिपल्सन फोर्स के कारण से इधर लगेगा। Q3 भी तो लगाएगा ना, ये इधर लगेगा। तो Q1 पर अब दो डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक तो यहाँ पर 1 2 और ये क्या है 1 3। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बोलने से, फिर इसका पैरेललोग्राम पूरा करते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम करके, और फिर ऐसे निकालेंगे। तो ये सब काम करना ही सुपरपोजिशन कहलाता है। और सुपरपोजिशन हम लोग इसलिए पढ़ेंगे, अनेक चार्ज के कारण से किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन। होता है, चलिए इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह समझा दे रहा हूँ मैं, कैसा होता है ध्यान समझिए। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट, लाइट गोल हो गया, ये कुछ यहाँ पर बनाता हूँ, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। तो Q2 के द्वारा Q1 पर अप्लाइड फोर्स है ना, यहाँ पर Q3 को ले लेता हूँ मैं। तो इसको मैं कैसे बताया था नोटेशन में, आप लोग जान रहे होंगे। 1 पर लग रहा है 2 के कारण से, ऐसा इधर लग जाएगा। जैसे इसका जो लेंथ है ना, इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, कम है तो कम, इस तरह से है। और यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, ये क्या फोर्स लग जाएगा, F13 यानी Q3 भी इस पर फोर्स लगा रहा है 1 पर, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फार्मूला में F12 क्या होगा, F12 इज इक्वल टू, आप जान रहे होंगे क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से इनका जो डिस्टेंस है 1 2 1 2 ये वाला, तो मैं इसको ना R12 लूँगा अभी के लिए, इसका डिस्टेंस को, और स्क्वायर करूँगा, ठीक है। और इधर का जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, हम इसको ले लेंगे 1 2 ले लें क्या, जो भी है ये ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। 2 1 1 2 लेने से ज़्यादा वेक्टर रहेगा, चलो 1 2 ले लेते हैं, सुविधा होगा हम लोग को। 1 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा, ओके। इसके बाद F वेक्टर, अब ये क्या है 1 3 है, तो 1 3 है, तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा 4πε0 Q1, और यहाँ Q3 हो जाएगा, और यहाँ R13 हो जाएगा स्क्वायर। R13 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, R13 का डिस्टेंस ये है ना। इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको R13 कैप मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R13 कैप। तो अब बताओ इस पर नेट फोर्स, यानी Q1 पर नेट फोर्स कैसे होगा, इसका पैरेललोग्राम, ये ऐसे करके ऐसे, और इससे पैरेललोग्राम आना चाहिए भाई, ये जितना है इसके पैरेलल उतना ही लेंथ का, और ये जितना है इसके पैरेलल उतना ही लेंथ का, ये ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स क्रिएट होगा, इसका जो डायगोनल होगा, ये टोटल फोर्स F1 हो जाएगा। तो ये जो F1 फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, F12 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा F13 वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए कि अनेक चार्ज के द्वारा Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स अलग अलग चार्ज द्वारा उस Q1 पर लगने वाला फोर्स बोल रहा है, यानी सेकेंड चार्ज के द्वारा फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स, थर्ड चार्ज द्वारा फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स, फोर्थ चार्ज द्वारा फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स का सम क्या देता है, उस सिंगल चार्ज पर लगने वाला फोर्स को देता है। इसी डेफिनेशन को लिखा हूं मैं, कई बिंदु आवेशों द्वारा सिंगल पॉइंट चार्ज पर टोटल अप्लाइड फोर्स,
यानी इस पर टोटल अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट चार्ज के द्वारा, ये देखिए अलग अलग, यानी 2 का एक पर कितना लग रहा है, 3 का उस एक पर कितना लग रहा है, अलग अलग पॉइंट चार्ज पर आरोपित फोर्स का वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये देखिए वेक्टर सम कर दिए, खत्म। अब यहां देखिए है ना, इसके बाद क्या होगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला को रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एंड R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और ये R13 स्क्वायर R13 कैप, इस तरह से। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया, खत्म। लेकिन अगर n पॉइंट ऑफ बेस चार्ज हो तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंपल है, F1 वेक्टर इज इक्वल टू, आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में तो कॉमन जाएगा, नहीं जाएगा, एकदम जाएगा। तो सॉरी मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 2 मिनट, 2 लाइन करेंगे। F सेकेंड फर्स्ट पर सेकेंड चार्ज के द्वारा फोर्स, फिर F13 यानी थर्ड नंबर चार्ज का फर्स्ट द्वारा फोर्स, फिर F14 इसका मतलब है फोर्थ चार्ज का फर्स्ट पर फोर्स, F15 इसका मतलब है 5 चार्ज का फर्स्ट के द्वारा फोर्स, डॉट 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 F1n यानी nवें नंबर के चार्ज का फर्स्ट द्वारा फोर्स। तो यहाँ पर अगर 1-2 है तो यहाँ 1-2 था, यहाँ 1-3 था तो यहाँ 1-3 है, यहाँ 1-4 आ गया तो 1-4 हो जाएगा। तो सिंपल है, तो सब में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन चला जाएगा, और यहाँ क्या है 1-2 है इसलिए Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, फिर R12 कैप हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1-3 है तो 1-3 का क्या हो जाएगा, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 कैप R13 कैप, इस तरह से। अब बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकल चुका है ना। तो इस तरह से आगे और देखिए प्लस Q1 Q4 हो जाएगा अपान R14 कैप, और यहाँ सॉरी यहाँ कैप नहीं होगा, इसमें स्क्वायर कैप लग दिया, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/4 कैप प्लस डॉट 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 nवे के लिए मैं निकाल दे रहा हूँ Q1 QN डिवाइडेड बाई R1n स्क्वायर R1n कैप क्लोज। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मस्त समेशन के टर्म में लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट समेशन करेंगे ऐसा। तो यहाँ 1-2 है ना, तो ये 1-1 चेंज किसी में नहीं हो रहा है, केवल ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से। तो इसको मैं कुछ यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ है ना। देखिए F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन के टर्म में Q1 नहीं चेंज हो रहा है तो Q1 हो जाएगा, Q ये 2 हो जा रहा है, फिर 3 हो जा रहा है, फिर 4 हो जा रहा है, 5 6 7 8 9 इस तरह से हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको आप n मान लीजिए अपान R1, फिर ये 1 नहीं हो रहा है, 2 हो जा रहा है, फिर 3 4, तो इसको भी n कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, R1n कैप कर दीजिए। तो n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब यहाँ पर 1 तो नहीं रख सकते, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और n में ख़त्म करेंगे, और n डज नॉट इज इक्वल टू 1। ये जो है हमारा एक समेशन के टर्म में फार्मूला हो गया। यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 3 रखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 4 रखिए, फिर प्लस लगाइए, कहाँ तक जाएगा बोलने से n तक जाएगा। तो ये हम लोग अगर 2 ही चार्ज रहेगा तो निकाल सकते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है, बहुत सारे चार्ज होंगे तो निकाल सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू से। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
और उस क्वेश्चन का आंसर और उसका मैग्नीट्यूड रिजल्ट कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होगा आप लोग मेरे को बताएंगे। यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, यहाँ Q5 चार्ज है और यहाँ 4 है और ये क्या है 5 है। तो इस 5 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना, आप उसको बताएंगे और इसका डायरेक्शन कितना होगा वो बताएंगे। तो Q1 के द्वारा इस तरह से कितना फोर्स इधर ले लेंगे, फिर इसको इधर ले लेंगे, जो भी है आप समझ जाएंगे और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। ओके, आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं।